पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल बनाने की विधि बताई थी और उसके रासायनिक गुण भी बताए, उपयोग भी बताए। आज नया कंपाउंड जो आप लोगों के सिलेबस में है, 10th स्टैंडर्ड में है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, इसको कैसे बनाना है, इसके रासायनिक गुण क्या होंगे और इसके यूजेस क्या है, उपयोग क्या है, ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना। तो एसिटिक अम्ल ये प्राचीन समय से ही हमें सिरके के रूप में ज्ञात है, सिरके के रूप में। ठीक, सिरका यानी कि विनेगर प्राचीन समय से ही हमें ज्ञात है और सिरके में लगभग 10% एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में लगभग 10% एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है ना। इसको शुरू से ही सबसे पहले स्टॉल लें, स्टॉहल कह सकते हैं, स्टॉहल ने इसको सबसे पहले अशुद्ध रूप में बनाया, शुद्ध रूप में नहीं बनाया था। स्टॉहल के बाद फिर लेवोसिए ने, लेवोसिए या लेवोसियर भी कह देते हैं, 1786 में इसको शुद्ध रूप में लेवोसियर ने बनाया था। इसके बाद सन 1845 में मैंने आप लोगों को बताया था, कोल्बे ने इसके तत्वों से इसका संश्लेषण किया था। कोल्बे ने इसके तत्वों से इसका संश्लेषण किया था। ठीक है ना। अब अगर एसिटिक अम्ल में हम देखें CH3COOH, तो यहाँ पर दो प्रकार से हमें क्रियात्मक समूह मिलेंगे। एक तो हमें COOH समूह पूरा का पूरा मिलेगा, यानी कार्बोक्सिल समूह मिलेगा, है ना, और दूसरा ये OH समूह मिलेगा, OH समूह। ठीक, तो इस प्रकार से ये पूरा समूह अभिक्रिया दिखाएगा, दूसरा ये केवल अभिक्रिया दिखाएगा। ठीक, OH समूह अभिक्रिया दिखाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि एसिटिक अम्ल को हम बनाएंगे कैसे। ठीक, तो एसिटिक अम्ल को बनाने के लिए एथिल अल्कोहल में मैंने पिछले आपको बताया था, एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण में, है ना, कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर सबसे पहले एसिटिल्डिहाइड मिलता है और वही एसिटिल्डिहाइड बाद में एसिटिक अम्ल में चेंज हो जाता है ना। यानी कि हम इसको सबसे पहले किससे बना सकते हैं? पहला हमारा तरीका हो जाएगा एथिल अल्कोहल से, यानी कि C2H5OH से, है ना। तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हमने किससे करवाया था? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन से करवाया था। तो वहां पर नवजात ऑक्सीजन मिली थी, है ना। तो किससे करवा लेना है? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 अम्लीय करना है तो सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन मिली थी, है ना। तो एथिल अल्कोहल नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एसिटिल्डिहाइड बनाता है, CH3CHO एसिटिल्डिहाइड बनाता है ना। अब यही एसिटिल्डिहाइड और भी नवजात ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH में। ये किसके उपस्थिति में होता है? K2Cr2O7 H2SO4, यानी कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन द्वारा ऑक्सीकरण करना है। इन दोनों की रिएक्शन से मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नवजात ऑक्सीजन मिलेगी और नवजात ऑक्सीजन एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण एसिटिल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड से फिर एसिटिक अम्ल में करते हैं। तो ये हम लोगों का पहला मेथड हो गया एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH से। दूसरा मेथड हो जाएगा मेथिल साइनाइड से, दूसरा हो जाएगा मेथिल साइनाइड। मैंने आप लोगों को बताया था यूपीएससी नाम पे, इसका अनुसूत्र क्या होगा? मेथिल और ये साइनाइड, मेथिल साइनाइड से। ठीक है ना। तो मेथिल साइनाइड का अगर हम तनु अम्ल या तनु क्षार द्वारा जल अपघटन कर दें, किसके द्वारा? मेथिल साइनाइड CH3Cl का तनु अम्ल या तनु क्षार द्वारा जल अपघटन कर दें, ठीक, तो ये जाकर के हम लोगों को एसिटिक अम्ल दे देगा, CH3COOH बना देता है। ठीक है ना। मेथिल साइनाइड का तनु अम्ल या तनु क्षार द्वारा जल अपघटन, जल से रिएक्शन करवाने पर एसिटिक अम्ल बन जाएगा, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनेगा। क्या बनेगा? NH4Cl बन जाएगा। तो यह मेथिल साइनाइड से किस प्रकार से बनाया जा सकता है? अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराने से। अगला मेथड हो जाएगा हम लोगों का एथिल एसीटेट से। एथिल एसीटेट अनुसूत्र मैंने बताया था
C2H5 से। तो एथिल अल्कोहल बनाने में भी हम लोगों ने एथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल भी बनाया था। आप लोगों को याद होगा कि एथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल भी हम लोगों ने बनाया था। वहां पर मैंने क्या बताया था, पिछले एथिल अल्कोहल में भी रिएक्शन आई थी कि एथिल एसीटेट का अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्या कर देना है, जल अपघटन कर देना है। तो हमें एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल दोनों प्राप्त होता है ना। यानी कि क्या करेंगे, CH3 COO C2H5 यह जल से रिएक्ट करेगा अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। ठीक, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे तो हमें एसिटिक अम्ल यानी कि CH3 COOH और साथ में एथिल अल्कोहल दोनों प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये एसिटिक अम्ल बनाने के लिए इसको मान करके चलेंगे। ठीक, हालांकि प्राप्त हमें एथिल अल्कोहल भी होता है, लेकिन हमें मुख्य रूप से क्या ले लेना है, एसिटिक अम्ल ले लेना है। ठीक है ना। इसी तरह से अगला मेथड हो जाएगा एसिटेमाइड से। एसिटेमाइड से एसिटेमाइड CH3CONH2, ये CONH2 समूह जो होता है, CONH2 समूह ये एमाइड समूह कहलाता है। ठीक है ना। तो ये एमाइड समूह भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये रखा हुआ है इंटरमीडिएट में एमाइड समूह, और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी इंटरमीडिएट में मिलेगा आप लोगों को। लेकिन यहां पर हम एसिटेमाइड से एथिल एसिटिक अम्ल का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देना है। एसिटेमाइड को अगर हम नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवा दें, किससे करवा दें, नाइट्रस अम्ल HNO2, ये नाइट्रस अम्ल होता है, मैंने बताया भी था। ठीक, ऐसे अम्लों को हम क्या कह देते हैं, नाइट्रस अम्ल कह देते हैं। अगर नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवा दिया जाए तो ये एसिटिक अम्ल प्रोड्यूस करेगा CH3COOH, साथ में नाइट्रोजन और जल बनेगा। ठीक, तो नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। हमें क्या करना है, एसिटेमाइड की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवानी है। तो ये प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस H2O जल, यानी कि नाइट्रोजन गैस को हम ऊपर की ओर निकाल देंगे। तो इस तरह से ये चार मेथड मैंने आप लोगों को बताया जो प्रयोगशाला विधियां कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी, प्रयोगशाला विधियां कहलाएंगी। ठीक है ना। अब अगली औद्योगिक निर्माण की विधि आती है, ठीक, जिसे हम एक तरह से किण्वन द्वारा भी कह सकते हैं या लकड़ी के भंजक आसन से भी कह सकते हैं। तो औद्योगिक निर्माण के लिए हम लोग किण्वन द्वारा या लकड़ी के भंजक आसन से इसका निर्माण कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की तीन विधियां मुख्य रूप से मिलेंगी। औद्योगिक निर्माण की कौन कौन सी है, एक तो एसिटिलीन से, दूसरा लकड़ी के भंजक आसवन से, और तीसरा हमें मिल जाएगा गन्ने के रस या एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ठीक है ना, उसके किण्वन से। ऑक्सीकरण न कह करके हम क्या कहते हैं, किण्वन। तो किण्वन भी क्या होती है, एक ऑक्सीकरण विक्रिया होती है। किण्वन की क्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और ऑक्सीकरण आप लोगों को पता है। ठीक, बताया जा चुका है। ठीक है ना। तो एथिल अल्कोहल का किण्वन वायु में उपस्थित माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु से कराने पर, है ना, वायु में उपस्थित माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु से कराने पर एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि C2H5OH यह वायु में उपस्थित माइकोडर्मा एसिटी नामक बैक्टीरिया की उपस्थिति में यह वायु से क्रिया कर लेगा, और वायु से क्रिया करके बना देगा एसिटिक अम्ल CH3COOH। किसकी उपस्थिति में, माइकोडर्मा एसिटी, ये होता है जीवाणु। माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगी, एसिटिक अम्ल बन जाएगा, और एसिटिक अम्ल के साथ साथ जल भी बनेगा, H2O जल बन जाएगा। तो इस तरह से ये एसिटिक अम्ल बनाने की विधि हो गई। लकड़ी के भंजक आसवन से भी किण्वन द्वारा बना सकते हैं। ठीक, रिएक्शन यही रहेगी, ध्यान देना है। लकड़ी के भंजक आसवन से जो हम लोग बनाते हैं, तो लकड़ी के भंजक आसवन से रिएक्शन यही रहेगी। ठीक, किण्वन की क्रिया में भी अभिक्रिया यही रहेगी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एसिटिक अम्ल बना लिया। बनाने की जो विधियां थी हम लोगों ने देख ली।
ठीक है ना। एसिटिक अम्ल के थोड़ा सा भौतिक गुण जान लेंगे। तो एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण बता दें, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक द्रव है। रंगहीन है, तीक्ष्ण गंध होती है। एसिटिक अम्ल आप लोगों ने मार्केट से अगर अचार खरीदा हो, मार्केट में जो अचार आता है वो इसी में बनाया जाता है, इसी में रखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो उसकी देखेंगे एक तीक्ष्ण गंध होती है, ठीक। और एक ऐसा द्रव है संक्षारक, क्योंकि अम्ल है, अम्ल होने की वजह से अम्लों का स्वभाव क्या होता है, संक्षारक प्रवृत्ति होती है ना। तो ये कैसा होता है, संक्षारक प्रवृत्ति का द्रव होता है, ठीक। इसमें से एसिटिक अम्ल की गंध, सिरके से एसिटिक अम्ल की तीव्र गंध आती रहती है, ठीक है ना। और इसका क्वथनांक अगर देखें तो इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है और यह 16.5 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की तरह जम जाएगा। 16.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया जाए तो एसिटिक अम्ल बिल्कुल बर्फ की तरह, कांच की तरह जम जाएगा, ठीक है ना। ये जल और अल्कोहल, ईथर सभी में ये विलय होता है, मिश्रणीय होता है। जल, अल्कोहल, ईथर सभी में मिश्रणीय होगा, ठीक। तो इस तरह से ये हम लोगों ने पढ़ लिया एसिटिक अम्ल के थोड़ा सा भौतिक गुण जान लिए। अब हमें इसके रासायनिक गुण जानने हैं। रासायनिक गुण, ठीक है ना। तो रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान से आप लोग समझेंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज एक दो पूछ लेता है। क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान देना है। एथिल अल्कोहल बनाने की कोई एक विधि तथा 2 रासायनिक गुण लिखिए एथिल अल्कोहल के, ऐसे दे देगा। या एसिटिक अम्ल के लिए दे दिया कि एसिटिक अम्ल बनाने की कोई एक विधि लिखिए तथा कोई 2 या 3 रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। या इसी क्वेश्चन को बदल देता है कि कैसे बनाएंगे, नाम दे देगा। जैसे अभी हम लोगों ने बताया ना, एसिटेमाइड से एसिटिक अम्ल बनाया, उसने साफ साफ कह दिया कि आप लोग कैसे बनाएंगे, एसिटेमाइड से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो अभी भी मैंने बताया कि एसिटेमाइड से एसिटिक अम्ल आप लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पुट अप करता है। 2 रासायनिक गुण इनके तैयार रखने हैं, मिनिमम 2 तो तैयार रखना है, फिर आगे आप लोग जितना तैयार कर सके अच्छी बात है, क्योंकि रासायनिक गुण हर हाल में पूछता है, ठीक। वो चाहे अकार्बनिक यौगिक हो चाहे कार्बनिक यौगिक हो, रासायनिक गुण हर हाल में। एक बात ये ध्यान देना है, मैंने आप लोगों को कई बार समझाया और बताया भी क्लास में, ठीक, कि रसायन विज्ञान का मतलब होता है अभिक्रियाएं, ठीक। केवल थ्योरी याद कर लेने से काम नहीं चलेगा। रसायन विज्ञान का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हर हाल में लिखना है। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं हमें दिखाना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे। तो रासायनिक गुण में हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्षारों से क्रिया करवा लेते हैं। क्षारों से क्रिया, हाँ, तो क्षारों से क्रिया में आप लोग ध्यान देंगे, जो एसिटिक अम्ल होता है ये एक अम्लीय स्वभाव का यौगिक है, अम्ल है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसका स्वभाव अम्लीय होगा। अगर अम्ल है तो पक्का है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अम्ल क्षारों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। हमने उदासीनीकरण क्रिया में भी पढ़ा है, या अम्लों और क्षारों की परस्पर क्रिया में भी पढ़ा है कि अम्लों और क्षारों की परस्पर क्रिया से लवण और जल बनता है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, क्योंकि दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है, तो यह जब आयनित होगा तो आयनित होने में CH3 माइनस साइन बनाएगा और साथ में H प्लस साइन बनाएगा, ठीक, क्योंकि अम्ल है, अम्लों में हाइड्रोजन आयन अवश्य उपस्थित होगा, ठीक है ना। ये क्षारों से क्रिया करेगा, क्रिया करवा लेते हैं। CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दे तो ये बना देगा सोडियम एसीटेट। यह विलायक इस सोडियम के धारण से रिएक्ट करेगा और बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COOH, यानी साथ में जल का एक अणु बन जाएगा। इसी तरह से सपोज दैट हम CH3COOH इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करवा दें। आप लोगों को याद होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का भी स्वभाव कैसा होता है, क्षारीय होता है ना। तो ये क्षार है, तो अम्ल से क्रिया करके क्या करेगा, लवण और जल बनाएगा। तो यहाँ भी बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COOH, यानी साथ में जल बनेगा। और यहाँ पर चूंकि कार्बोनेट समूह उपस्थित है, तो कार्बोनेट समूह आप लोगों को पता होगा कि ये फटाफट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। इस तरह से और
कोई क्षार लेकर के भी आप लोग अभिक्रिया करवा सकते हैं। सपोज दैट हम अमोनिया से क्रिया करवा दें CH3COOH, इसकी अमोनिया से क्रिया करवा दें LH3, तो हम लोग जानते हैं कि अमोनिया आयनित नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीनों क्या है, सहसंयोजक बंध है। नाइट्रोजन के साथ तीनों हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध बना करके जुड़े हुए हैं, यह आयनित नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, जब यह हाइड्रोजन आयन बनेगा तो यह हाइड्रोजन आयन इस NH3 से रिएक्ट करेगा H+ आयन, और ये टोटली क्या बना देता है, NH4+ अमोनिया आयन बना देगा। साथ में ये एसिटेट आयन को बनाएगा ही बनाएगा, CH3COO- आयन को बनाएगा ही बनाएगा। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो टोटली क्या बन जाता है, अमोनियम एसीटेट CH3COONS4, केवल क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट। यहां ध्यान देना, ये क्षारक है, क्षार नहीं है। इसकी टेंडेंसी क्षार जैसी है, प्रवृत्ति क्षार जैसी है, परंतु ये क्षार नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा क्षार का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल आयन, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, ठीक। जबकि इसी के कंपाउंड ले लें Na2O, ये क्षारक है, आप लोगों को पता होगा ये क्या है, क्षारक है, ये क्षार है। क्षार का मतलब OH है, ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है क्षारों से क्रिया में। क्षारों से क्रिया के बाद अब अगला स्तर हम बता देते हैं, एस्टरीकरण कर लेते हैं। दूसरा गुण है एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन, ठीक। एस्टरीकरण क्या है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को एल्कोहल वाले में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहलों की परस्पर क्रिया से एस्टर और जल का बनना एस्टरीकरण कहलाता है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहलों की परस्पर क्रिया से एस्टर और जल का बनना एस्टरीकरण कहलाता है। यह अभिक्रिया ठीक उसी प्रकार से हो जाती है कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल का बनना, है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हमें लेना है CH3COOH, इसकी एथिल अल्कोहल से जब क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है एस्टर CH3COOC2S5, एस्टर और प्लस जल। तो ये क्या रखा हुआ है, एथिल एसीटेट, यानी कि एस्टर मैंने बताया था आप लोगों को, ये क्या है, एथिल एसीटेट, ठीक। तो यह अभिक्रिया हो गई हमारी एस्टरीकरण हो गई। तो आप लोगों ने एस्टरीफिकेशन भी जान लिया। अगला गुण जानेंगे हैलोजनीकरण, ठीक। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजनों से क्रिया। हैलोजनीकरण का मतलब क्या हो जाता है, हैलोजनों से क्रिया, ठीक। हैलोजनीकरण यानी कि हैलोजनों से क्रिया। तो ध्यान देना है, एसिटिक अम्ल CH3COOH ये जब हैलोजनों से क्रिया करेगा तो हैलोजन इस समूह को कुछ नहीं करते हैं, ठीक। हैलोजन इस समूह को कुछ नहीं करते हैं, ये हैलोजन जाकर के अटैक करते हैं यहां पर मेथिल समूह के हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं और क्रम से एक एक करके हाइड्रोजनों को पृथक कर देते हैं। यानी कि पहली बार रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, यानी कि CH2ClCOOH, साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एक पृथक होगा, एक क्लोरीन बचेगा तो बनाएगा HCl। इसे कहते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, साधारण नाम है ये, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। आईयूपीएससी नाम आप लोग क्या लिखोगे, समझ सकते हो, CH2Cl और COOH 2 क्लोरो, और ये क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड या अम्ल, 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, ये आईयूपीएससी नाम होगा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से समझेंगे, जानकारी दे दी जा चुकी है आप लोगों को, ठीक है ना। इसी तरह से अब ये मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल CH2Cl COOH ये और अधिक क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो अगला क्लोरीन फिर से एक और हाइड्रोजन को यहां पर अटैक करके हटा देगा, यानी क्या बना देगा, CHCl2COOH, साथ में HCl बनेगा, यानी कि क्या हो गया, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। अब ये डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल
एसिटिक अम्ल यानी कि CCl3 COOH प्लस HCl बनाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बन जाएगा। तो ये होती है हैलोजनीकरण की क्रिया। ठीक, अब इसी की क्रिया अगर हम PCl5 से करा दें, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, तो अब आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में बहुत कम दिया हुआ है, अदरवाइज मैं और विस्तार से बताता। ठीक, PCl5 एक प्रमुख निर्जलीय कारक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है ना, PCl5 किस रूप में प्रयोग होगा? ये निर्जलीय कारक के रूप में प्रयुक्त होगा, और यह क्या करेगा? एसिटिक अम्ल के ये जो OH समूह है, OH समूह पर अटैक करेगा और OH समूह को हटा देगा, यानी क्या बना देगा? CH3COOH प्लस PCl5 ये एसिटिल क्लोराइड बनाएगा, CH3COCl OH समूह को हटा देगा, साथ में क्या बनेगा? POCl3 प्लस HCl बन जाएगा, फास्फोरस क्लोराइड बन जाएगा, फास्फोरिल क्लोराइड, और साथ में HCl बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने क्या बताया? PCl5COOH समूह के OH समूह पर अटैक करता है, तो ये हो गया PCl5 से क्रिया। ठीक है ना, वही मैंने बताया था कि OH समूह को हटा देगा एक तरह से। ठीक, नेक्स्ट लिख लेंगे निर्जलीकरण। निर्जलीकरण अलग से पढ़ लेते हैं। निर्जलीकरण, तो निर्जलीकरण में क्या होता है? अगर हम एसिटिक अम्ल को अकेले या कुछ निर्जलीय कारकों जैसे कि PCl5 है ना, वो PCl5 नहीं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, वो भी निर्जलीय कारक के रूप में प्रयोग होगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करें तो इसके दो अणु आपस में संगठित हो जाते हैं और बनाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड बनाएंगे, साथ में जल का एक अणु निकल जाएगा। यानी कैसे होगी रिएक्शन? ध्यान देना है, CH3COOH प्लस CH3COOH, तो एक तरफ से S निकलेगा, एक तरफ से OH निकलेगा, और बनेगा क्या? किसकी उपस्थिति में? निर्जलीय कारक जैसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करना है आपको। तो यहां से क्या बचा? CH3COO, और इधर से क्या बचा? ये बचा हुआ है CH3CO, ये ऐसे जुड़ जाएगा, इसको पढ़ते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, और यहां से OH, यहां से H निकल जाएगा साथ में, यानी कि जल का एक अणु निकल जाएगा। इसे हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड कह देते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये निर्जलीकरण हो गया। अब चयन कर देते हैं इसका, एसिटिक अम्ल का अपचयन। तो ध्यान देना है, अपचयन के लिए मुख्य रूप से हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या LiAlH4, अपचयन के लिए हम मुख्य रूप से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। अधिकांश अभिक्रियाओं में अपचयन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अपचयन किस प्रकार से होगा? अगली रिएक्शन अपचयन कर लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि CH3COOH ऑक्सीकरण का अपोजिट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं भी आपको विस्तार से समझाता हूं थोड़ा सा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराना है, तो अपचयन कराने पर क्या बन जाएगा? C2H5OH बन जाएगा। अभी इसका जस्ट अपोजिट आप लोगों ने देखा था, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया गया था तो एसिटिक अम्ल बना था। इसका मतलब इसका अपोजिट तुरंत हमें ध्यान देना है, एवरी एक्शन हैव ए रिएक्शन, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो अगर इसके ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल बन रहा है, मतलब इसके अपचयन से एथिल अल्कोहल बनना चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो इस तरह से ये अपचयन अभिक्रिया होगी। अपचयन अभिक्रिया के बाद हम इसके थोड़ा सा कुछ लवणों की अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। एसीटेट लवणों की अभिक्रिया है। ये तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया है जो हमने पढ़ा। थोड़ा सा जो एसीटेट लवण होंगे उनकी अभिक्रिया कैसे होगी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम सोडियम एसीटेट है। ठीक, पहले नंबर पर सोडियम एसीटेट CH3COOH, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं? सोडा लाइम के साथ। सोडा और लाइम, सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम मतलब चूना। ठीक, तो सोडा लाइम के
साथ गरम कर दें, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ ध्यान देना है कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड केवल अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है, यानी उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमें यहाँ पर नहीं रखना है, ठीक है ना। ये रिएक्शन इन दोनों से होगी और इनके रिएक्शन के फलस्वरूप बन जाता है मेथेन। क्या बनती है? मेथेन, और साथ में बनेगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो ये है मेथेन बनाने की एक प्रमुख विधि भी है, ध्यान देना है, यह मेथेन बनाने की एक प्रमुख विधि भी है, ठीक है। हालांकि मेथेन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, अगर मेथेन रखा हुआ होता तो मैं सबसे पहले यही विधि आप लोगों को पढ़ाता। मेथेन बनाने की विधि में सबसे पहले मैं आप लोगों को यही पढ़ाया होता, ठीक है। कार्बनिक यौगिक केवल दो बचे हैं, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल। मेथेन नहीं है, एथेन नहीं है, हटा दिया गया। अदरवाइज मेथेन बनाने के लिए सबसे पहली अभिक्रिया यही, सबसे पहला मेथड यही कि सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मेथेन प्राप्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। दूसरा हम देखेंगे इसी में, अगर सोडियम एसिटेट का या पोटेशियम एसिटेट का वैद्युत अपघटन कर दे, क्या कर दे? सोडियम एसिटेट CH3COO या पोटेशियम एसिटेट का वैद्युत अपघटन कर दे, यानी कि इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर दे। वैद्युत अपघटन करने का मतलब क्या हुआ? जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना, है ना। तो वैद्युत अपघटन कराने पर हमें मिल जाएगी एथेन C2H6, ये तो मेथेन मिली। वैद्युत अपघटन पर क्या मिल जाएगी? एथेन मिल जाएगी, ठीक है ना। CH3 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसके दो अणु आपस में जुड़ करके साथ में बनाएंगे क्या? ध्यान देना है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त होगी। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगी। ठीक, ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है आप लोगों को, दो अणु इसके हो जाएंगे, दो इसके हो जाएंगे, तो C2H6 बन ही गया, कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी सोडियम एसिटेट की ही। यहां पर हमने सोडियम एसिटेट की क्रिया सोडा लाइम से करवाई और यहां पर सोडियम एसिटेट का हमने वैद्युत अपघटन कर दिया, ठीक है ना। लिख देंगे ऊपर वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, ठीक है ना। तीसरी रिएक्शन देख लेते हैं, इसके और एक लवण की, अगर हम कैल्शियम एसिटेट को अकेले गर्म कर दें तो एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। किसको गर्म कर दें? कैल्शियम एसिटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसिटेट को अकेले गर्म कर दें तो एसीटोन मिल जाएगा। एसीटोन अनुसूत्र क्या होता है? CH3COCH3, एसीटोन मिल जाएगा, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CaCO3 बन जाएगा। ये एसीटोन है, COCH3, ठीक। एसीटोन मैंने कल बताया था इसको, ये कीटोन है, कीटोनों के आयोजन नाम में मैंने आप लोगों को बताया था। अगर इसी को हम कैल्शियम एसिटेट को CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसको कैल्शियम फार्मेट के साथ गर्म कर दें, इसके साथ कैल्शियम फार्मेट के साथ गर्म कर दें तो ये एसिटाल्डिहाइड बना देता है। क्या बना देगा? एसिटाल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO बना देगा, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ही बनेगा, ठीक। तो इस टाइप से ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से एक और लिख लेते हैं, अगर हम सिल्वर एसिटेट ले लें, क्या ले लें? सिल्वर एसिटेट CH3COOAg, सिल्वर एसिटेट की क्रिया ब्रोमीन से करवा दे, ठीक। और किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पर उत्प्रेरक का कार्य करेगा और जब यह अभिक्रिया होगी तो हमें मिल जाएगा मेथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। ये पूरा का पूरा ये समूह ब्रोमीन द्वारा विस्थापित हो जाएगा और इसके साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगी, यानी क्या बनेगा? CH3Br, साथ में क्या बन जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा AgBr और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। तो इस तरह से यह क्रिया हो जाती है, ठीक। अब एक और रासायनिक
अभिक्रिया, स्पिट अभिक्रिया अगली रिएक्शन है। स्पिट अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल की क्रिया CH3COOH की क्रिया हाइड्रोजन N3H, इसे हम हाइड्रोजोइक अम्ल कह देते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक, तो एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी? प्राथमिक एमीन। लेकिन ध्यान देना है यह क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो प्राथमिक एमीन में यानी कि CH3NH2 प्राप्त हो जाएगा, मेथिल एमीन। ठीक है ना, साथ में बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3, ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से नहीं, अमोनिया नहीं बनेगी, रिएक्शन बैलेंस करेंगे, अमोनिया नहीं नाइट्रोजन गैस बनेगी। ठीक, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक, तो ये थे एसिटिक अम्ल के कुछ रासायनिक गुण। ठीक है, अब इसके उपयोग, तो उपयोगों में हम देखेंगे इसको सबसे अधिक, एक तो अचार बनाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक, मार्केट में अचार सबसे ज्यादा इसी में मिलेगा आप लोगों को। ठीक, दूसरा, इसको हम लोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद एसीटोन, एस्टर, बहुत से रंजक, इत्र आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, एसीटोन और एस्टर भी मैंने आप लोगों को बना करके दिखाया है, रिएक्शन दिखाया है। ठीक है ना, इतना ही नहीं, इससे हम कुछ कृत्रिम रेशों का निर्माण भी करते हैं, जैसे सेल्यूलोज एसीटेट, पॉलीवाइनिल एसीटेट आदि कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं, यानी कि धागे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, हाँ, टेट्रालेड एसीटेट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, टेट्रालेड एसीटेट एक ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, साथ में इसको रबर के स्कंदन के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि रबर का थक्का बनाने में। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को आज एसिटिक अम्ल भी पढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद बचा हुआ है आप लोगों का साबुन, तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिए।